आज का यहाँ वीडियो एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देख लीजिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का यहाँ पर देख लीजिए पूरे का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। 21 मार्च के दिन आपको तहलका मचाना है, तो ये वीडियो जरूर एक बार देख के जाइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सारी क्लास को अपन थोड़ा फास्ट तरीके से भी समझेंगे ताकि समय कम है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का रहेगा। ये देख सकते हैं आप कि वे सभी अभिक्रियाएं जो ऊर्जा मुक्त होती है, और वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, वे क्या कहलाती है? तो देखो भैया, जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। एक घोल का पीएच मान 4 है। देखिए भैया, एक घोल है और उसका यदि पीएच मान 4 है तो वो घोल कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा कि उदासीन होगा? तो देखो, उदासीन के लिए मान जो होना चाहिए 7 होना चाहिए एग्जिट, और क्षारीय के लिए 7 से अधिक होना चाहिए, रहेगा ध्यान भैया। और अम्लीय के लिए होता चाहिए 7 से कम। तो 7 से कम ही है ये, देखो आप ध्यान से, 7 से कम ही है। तो 7 से कम है तो क्या बन जाएगा भैया? जल्दी बताओ फटाफट। अम्लीय बन जाएगा है। चलिए, सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता का उदाहरण क्या है? लाइकेन है। और कोई पूछ ले कि कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? तो मरुत्तोपजीवी का उदाहरण है। ठीक है भैया। प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करती है तो कौन करती है? मेरुरज्जु करती है। निम्नलिखित में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रवाहिनी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। हो गया। इसके बाद में अपन यहां पर देखते हैं तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे। तो द पीएच वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन इज 4, देन द सॉल्यूशन विल बी, तो एसिटिक। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया भैया। यदि आगे बढ़े तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा छोटा कर दे, नहीं बड़ा हो गया यहाँ था। ये लो, तो ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब है रिक्त स्थान। तो देखो, कार्बन की जो संयोजकता है वो होती है 4। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है। तो पहली कक्षा में 2 जा सकते हैं, जानता 2 जाएंगे तो 2 में इसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, तो 2 चले गए। दूसरी कक्षा में कितने बचे? तो दूसरी कक्षा में बचे कितने बचे? तो 6 में से 2 गए तो 4 बचे। तो भैया, जो दूसरी कक्षा है ना वो 8 में तृप्त आत्मा होती है। पहली की तो 2 में हो गई, दूसरी की 8 में। तो भैया 8 जब तक नहीं होगा जब तक ये पूरी तरह नहीं भराएगा। अब जब पूरी तरह नहीं भराया तो जो बच्चा नहीं वही क्या इसकी संयोजकता है। तो देखो 2 तो हो गया, इसमें बच्चे कितने? 6 में से तो 4 बचा, तो 4 ही उसकी जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो 4। ठीक है। यहाँ पर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? तो बाबू प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, लाइट की उपस्थिति में। धारावाही चालक तार में धारा का मान, धारावाही चालक तार में धारा का मान, रिक्त स्थान का मान बढ़ जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान उसमें बढ़ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। आपस में कभी भी यदि प्रतिच्छेद कर देगी तो वो 2 अलग अलग दिशाएं बताएगी, और जब भी, क्योंकि ये एक ही दिशा की ओर प्रतीक करती है। कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। कर पाओगे? यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करके जाएंगे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है सत्य और असत्य। देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण ठोस प्राप्त होता है। तो देखो, एक अविलेय लवण प्राप्त होता है जो ठोस होता है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये कि एक अविलेय लवण ही प्राप्त होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अम्ल का जो पीएच मान है 7 से अधिक होता है। भैया 7 से कम, 7 से अधिक तो क्षार, तो ये असत्य बात हो गई। मनुष्य एक लिंगी जंतु है, तो बिल्कुल एक लिंगी तो है, स्त्रीलिंग अलग रहेगा, पुल्लिंग अलग रहेगा।
निषेचन के तुरंत बाद शुक्राणु बनते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। निषेचन के तुरंत बाद युग्मनज का निर्माण होता है, क्योंकि देखो निषेचन की जो क्रिया है ना, उसमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों का मिलन को ही क्या कहते हैं, निषेचन तो कहते हैं। अभी अति भारण तथा लघुपतन से बचने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है, सत्य बात है। चलिए हो गया यहाँ पर। चलिए बात करते हैं सही जोड़ी की। तो आपकी सही जोड़ी के अंतर्गत देखिए, पहले आयोडीन अधातु तत्व। देखो आयोडीन जो अधातु तत्व है ना, वो होता है चमकीला, ध्यान रखना है। यकृत का मिलान करना है यूरिया का निर्माण, क्योंकि यकृत महत्वपूर्ण भूमिका करती है यूरिया के निर्माण में होती है। न्यूरॉन, न्यूरॉन का जाएगा तंत्रिका, तंत्र की इकाई। तारों का टिमटिमाना क्या है, एक वायुमंडलीय अपवर्तन है। एरोसोल, एरोसोल आ जाएगा CFC, इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या कहते हैं अपन, शॉर्टकट में CFC भी कहते हैं। जिप्सम का जो सूत्र होता है ना, कसोनट कोडो पानी 2 लीटर, देखो CaSO4 2H2O। यदि बाबू मेरे ऐसा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ये है, याद रख लोगे। ये यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से। और यहाँ पर है कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती, सोना, चांदी, प्लेटिनम। मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षणों का वाहक को क्या नाम दिया था, जीन कहा या फिर कारक कहा, क्या कहा उन्होंने, जीन या कारक। अरे थोड़ा छोटा हो जाओ, ठीक है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में 7 अवयवी रंगों के क्रम को समझाइए, तो बेजानी हापी नाला, बेजानी हापी नाला, या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं यहाँ पर। विद्युत शक्ति का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट, क्या भैया, वाट है। घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखिए बेटे, यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये रहा आपके सामने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। देखो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, और भी आपको वैसे याद होगी। तो देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो सिंपल सी बात है कि जो फ्लोरीन है ना, उसके जो परमाणु क्रमांक होता है वो 9 होता है। अब 9, तो पहली कक्षा में तो 2 चले गए, तो बच्चे कितने, 7। तो बस इसकी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो 7 के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। तो देखो कितनी बार है, F 2 बार है, तो 1 और ये 2, ध्यान देना है। और अब अपन करेंगे इसमें यहाँ पर कितने कितने बिंदु लगाने हैं, तो 7 बिंदु लगाने। तो देखो 2 तो यहाँ पे दे दिए मैंने, बोलो हाँ, ठीक है। 2 यहाँ पे दे दिए, बोलो हाँ। एक ये यहाँ पे दे दिया, और एक ये यहाँ पे दे दिया, कितने हो गए, 6 हो गए। एक कितना बचा, ये यहाँ पर बचाया, ध्यान देना है। और अब जो दूसरा फ्लोरीन है, उसमें भी कितने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बताओ भाई बाबू, जल्दी बताओ कितने हैं, 7। तो ये मैंने पहला इस टाइप से दिया, दूसरा इस टाइप से दिया, हो गया 2 3, कैसे भी बना सकते भले, कोई दिक्कत नहीं है। 4 5 6, और ये हो गया 7। अब इसकी जो आत्मा तृप्त है, वो आत्मा तृप्त कितने में होती है, बताओ जल्दी से। तो इसकी जो आत्मा तृप्त है ना बाबू, वो आत्मा इसकी तृप्त होगी कितने में होगी, तो इसकी आत्मा जो तृप्त होगी वो 8 में होगी। तो 8 करने के लिए क्या करेगा, ये 6 7 है, एक इससे उधार लेगा। तो ये ऐसा बना के ऐसा होता हुआ ये इसको पहले में कर लिया, लो भैया बन गया। 8 नहीं बना, देखो ध्यान से, बन गया। इसी तरीके से इसमें 8 करना है, तो ये भी इसको भी ले लेगा, इसको भी देखो मैंने टिप कर रखा जिसके ऊपर। तो ये 7 तो ही से ऑलरेडी, तो ये किससे लेगा, साझेदारी करता है ये इलेक्ट्रॉन बिंदु की। तो ये हो गया यहाँ से होता हुआ, ये आया, समझ में नहीं आया, बस यही चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से होती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कर पाओगे। यहाँ पर है हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया को परिभाषित करना। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के कहाँ है हमारा, तो यहाँ पर देखो बेटा, ये है आपका एक्सप्लेन द हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन विद एग्जाम्पल,
ठीक है भैया। तो ये यहाँ पर हो गया हाइड्रोजनीकरण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है। देखो बेटा यहाँ पर मिस प्रिंट कर दिया, मतलब बच्चों ने गलत लिख दिया ये। तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री लिख दी इन्होंने, ये ऐसा नहीं है। अब ऐसा आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा निम्न से प्राप्त करता है। क्या लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश, यानी कि लाइट ऑफ सन, तो सूर्य, ठीक है, सन से प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कहाँ से प्राप्त करा उसने, सूर्य से। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के आगे लिखेंगे अपन, ठीक है, पौधों की पत्तियाँ, पत्तियों से। क्या लिख दोगे, पत्तियों से कर दोगे। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लिख देंगे अपन वायुमंडल से। ये मिस्टेक कर दी थी बच्चों ने लिखने में, कोई दिक्कत नहीं। जल जो है मृदा से, भाई इतना तो लिख दोगे, मैं बोल भी रहा हूँ, इसके सामने कर करके लिखना है, कर पाओगे। यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये सनलाइट, सनलाइट यहाँ पर सन, फ्रॉम सन। क्लोरोफिन, ठीक है, लीप ऑफ प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल मतलब वाटर, वाटर आ जाएगा आपका सोयल, फ्रॉम द सोयल लिख दोगे। ये चीज़ें आपकी हो गई, बहुत ही सिंपल है, कोई इशू नहीं है इसमें। ये अगला है हमारा कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। देखिए हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और माध्यम को अम्लीय बनाता है। बस सिंपल सी बात है कि हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करेगा और माध्यम को अम्लीय बनाएगा। तो ये ज़्यादा समय नहीं है अपने पास में समझाने या समझने का, ये याद भी होगा, यहाँ पर हो गया इतना। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। कोई बेटा ये यहीं से कर रहा हूँ, इनको ही देख लो आप। तो ये सामने, ये रखा आपके सामने है, बाकी हो गया। तो ये इसको मैं साइड में यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आएगी। हो गया ये हो गया भैया। स्वपरागन और परपरागन में अंतर। देखो स्वपरागन बहुत ही सिंपल है, ये आप तो डायरेक्टली कर लो बेटा क्योंकि समय कम है ना। यहाँ पर अपना हो जाएगा, वो क्या क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। ये अब बेटा ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ऐसा कर दिया क्योंकि ये इस तरीके से नहीं लिख पाए थे तो ऐसा लिख दिया। अंतर ऐसे लिखना अपने को, ये आपको एक तरफ ये नंबर डाल देना है। तो समझदार है बच्चे सबसे, कोई दिक्कत नहीं इतने। यहाँ पर अपना पुष्प की इमेजेस है, मतलब स्ट्रक्चर बताना है आपको फ्लावर का। यहाँ पर अगला है, ये देखिए 2 चित्र है, तो दोनों चित्रों को आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी कर लेना तैयार। अब है आपका अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। देखो अलैंगिक जनन क्या, इसमें केवल एक जनक भाग लेता है, इसमें प्रायः 2 जनक भाग लेते हैं। इसमें युग्मक नहीं बनता, निषेचन की क्रिया नहीं होती, इसमें युग्मनज नहीं बनते। नहीं काम इधर है और है काम इधर है। तो ये 2 शब्द याद रखना है लैंगिक जनन में, एक तो युग्मनज, युग्मक, निषेचन, युग्मक, युग्मनज और निषेचन। तो इसमें युग्मक उत्पन्न होते हैं, इसमें युग्मनज की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में युग्मनज बनते हैं, इस प्रक्रिया में निषेचन होता है, इसमें निषेचन नहीं होता, इसमें युग्मक नहीं बनते, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। कर पाओगे आराम से, हो गया भैया। तो ये हो गया आपका अलैंगिक जनन लैंगिक जनन में अंतर, हो गया। तो ये अनुवांशिकता क्या, अभी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था तो बच्चों से। अनुवांशिकता क्या है, हो गया जीव विज्ञान की महाशाखा जिसके अंतर्गत, देखो भैया यहाँ पर ये परिभाषा गलत लिख दी बच्चों ने, मैं बोल भी रहा हूँ बेटा देखो, क्योंकि अब अपने को नॉलेज है तो अपन बता सकते, बच्चे क्या जिनको जैसे जैसा बोल दिया वैसा लिख दिया उन्होंने। तो जीव विज्ञान की महाशाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकी के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकता के लक्षणों बोल सकते हैं, अनुवांशिकी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उसे अनुवांशिकता कहते हैं, रहेगा ध्यान। ये हो गया, यहाँ पर भी कर पाओगे भैया। चलिए इसके बाद में मेंडल का स्वतंत्र अपूहन का नियम देखो। इस नियम के अनुसार क्या हुआ कि जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मकों या संतान में जाते हैं। अतः लक्षणों का पृथक्करण एक लक्षण की वंशागति को दूसरे लक्षणों को प्रभावित किए बिना ही चले जाते हैं। तो मतलब ये जीन की यहाँ प्रवृत्ति क्या कहलाती है, स्वतंत्र अपूहन, और इस नियम को स्वतंत्र अपूहन का नियम
कहा जाता है। कर पाओगे भैया? ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये चित्र हो गया इसका। सिंपल सिंपल, ज़्यादा समय नहीं है बेटा, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें बताने को वाला। अब देखिए ये हो गया एक्सप्लेन। और बाकी ये जो है इतना इतना मटेरियल, ये चित्र वापस इसमें बना देना अपने वो नीचे वाले में भी बच्चों के लिए। चित्र दोनों का भैला में भैया ये। ये दीवाना पूछ ले क्या, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई क्वेश्चन नंबर 11 में। ये असद लेपन और अमलगम हो गया। अब हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का तो ये व्हाट इज कॉल्ड, देखो भैया ये जो चित्र वाला आइटम है ना, ये आपको करना है ना, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी, डॉट स्ट्रक्चर। और ये हो गया, और इसके बाद में ये हो गया। अब यहाँ पर अपना ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा, देखो ध्यान से। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो देखो, किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या तथा अपसारित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। सिंपल सी एक परिभाषा और है इसकी, यदि आपने पहले 8th क्लास में पढ़ी हो तो मीटर में मापी गई लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस की क्षमता कहलाता है। ठीक है, मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस की क्षमता कहलाती है। तो ये हो गया इतना। अब ये हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपके 12 हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, देखो पावर ऑफ लेंस व्हाट इज यूनिट ऑफ, तो इसके यूनिट क्या है? यदि एसआई पद्धति मात्रक तो 1/f इन मीटर में है, कर लोगे। यहाँ पर हम जानते हैं, ये हो गया हमारा। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। तो एफ बराबर हो गया r/2। तो एफ का जो मान है वो है 32, तो 32/2 यानी कि 16 आंसर। अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। यही चीज़ यदि अवतल में पूछता बेटा, तो अवतल में अपन उसको माइनस लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। रहेगा ध्यान। ये हमारे बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? देखो बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर पर होते हैं। कहाँ पर है? बहुत ज़्यादा अधिक दूरी पर है। अब दूरी पर है तो उन तक प्रकीर्णित प्रकाश नहीं पहुँच सकता। जो प्रकाश जो है वो प्रकीर्णित प्रकाश नहीं पहुँचेगा, इसलिए आकाश उन्हें नीले की अपेक्षा काला दिखाई देगा। और हम जो है ज़्यादा, ठीक है, पृथ्वी पे दे रहते हैं, पृथ्वी पर है तो भैया वहाँ पर प्रकीर्णित जो प्रकाश है वो हमारे आँख पर सीधा दिखाई देता है। तो इसलिए हमको कलर कैसा दिखाई देता है आकाश का? तो नीला, और उनको अंतरिक्ष यात्री को काला। याद रहेगा। अब यदि हम बात करें तो ये हो गया अपना। ये ही प्रिज्म का अपवर्तन का नामांकित चित्र, ध्यान रखना है, ये चित्र आपको कंप्लीट करना है। ये सारे के सारे बेजान यहाँ पिना लाओ। अब अगला क्या है, देखो ध्यान से। विद्युत धारा की परिभाषा और इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। तो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा बराबर हो गया आवेश बटा समय। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? तो इसका ऐसा ही मात्रक है एम्पियर। और यहाँ पर हम बात करें तो राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स यूनिट। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम। तो इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर।
तो इसका एसआई यूनिट क्या बन जाएगी, एम्पियर बन जाएगी। हो गया, ये यहाँ से आपको देख सकते हैं। हो गया। अब यहाँ पे क्या बेटा, ये जो चित्र है, ये इसको ध्यान रखना आपको। ये विद्युत परिपथ में उपयोग की जाने वाले निम्न अवयवों का प्रतीक ज्ञात कीजिए। चिन्ह मतलब, तो विद्युत सेल कितना सिंपल रहेगा। देखो, विद्युत सेल में कुछ नहीं करना है, एक तरफ बड़ा बनाना है, एक तरफ छोटा बनाना। देखो ध्यान रखना है, तो बड़ा हमेशा प्लस रहता है, छोटा वाला माइनस रहता है। कोई भी करना, प्लस वाला बड़ा बना देना। चाहे आपने इधर से बना दिया, लो साहब इधर से बना दिया भैया न्यू, और ये ऐसा बना दिया लो, तो ये आपको प्लस करना, ये माइनस करना, ध्यान रहेगा इतना। मतलब बड़े वाला कौन सा रहेगा, प्लस, छोटे वाला माइनस। चलिए इसके आगे अपन बात करें तो क्या है अगला, प्लग कुंजी व स्विच। तो ये आपकी, ये प्लग कुंजी व स्विच, और अब यदि बंद कुंजी की बोल देता वो, तो ये सब टिप की धर देते हैं अंदर। तार संधि, तार संधि, तार संधि में कुछ नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, और यहाँ पे बिल्कुल साफ ऐसा चिपका ही दो न्यू। ठीक है भैया जी, तो ये तार संधि हो गया। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ऐसा करना है, ऐसे ऐसे लो ऐसे। छोटा आ लिख देना है। कैसे लिखना है, छोटा अनार का, छोटा अनार का, छोटा अनार का। हो गया, इधर भेज दो, इधर भेज दो। अम्ल और क्षार में कोई चार अंतर लिखना है, तो देखो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। इनका पीएच मान कितना होता है, उनकी पीएच वैल्यू जो होती है <7 होती है, इसका अधिक होती है। अम्ल क्षार को उदासीन कर देते हैं, क्षार अम्ल को उदासीन करते थे। यहाँ जल में विलय होकर एच धनायन बनाते हैं, यहाँ OH ऋणायन बनाते हैं। कर पाओगे भैया, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख सकते हैं। हो गया है। अब है धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग। इसी के नीचे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा, ये देखो, राइट टू इम्पोर्टेंस यूजिंग वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ये हो गया यहाँ पे। धोने का सोडा जो है, यानी धोने का सोडा का मतलब क्या, कपड़े धोने का सोडा है दादा। तो कपड़े धोने का सोडा में सबसे पहले तो घरों की साफ सफाई करेंगे, कपड़ों को साफ करने में करेंगे। ठीक है, इसकी उपयोग साबुन, कांच, कागज उद्योगों में होता है। हो गया। तो बेकिंग सोडा का जो उपयोग है, बेकिंग सोडा, इसके उपयोग में क्या है, बेकिंग सोडा को भैया अपन गांव की भाषा में कहते हैं मीठा सोडा। जानदा ठूस लेना ब्याह शादी में, और उसके बाद में जो फाकते नहीं यूँ, ये सोडा फाक ले, वो सोडा यही है, इनो। ठीक है, इनो हो गया, इनो। यहाँ पर देखेंगे इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। इसका उपयोग बेकरी के उपयोग में आने वाले बेकरी पाउडर में इसका उपयोग किया जाता है। तो और भी अपने हिसाब से अपने सरल इम्पोर्टेंट, यदि आपने सिंपल से यूजेस इसके करे होंगे तो वो कर लेना है। इसके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ये यहाँ पे है, इसके लिए अब ये क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो अब तो तुरंत, क्योंकि वीडियो लंबा बनेगा फिर, नहीं तो और बनेगी क्या बनेगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, देखो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है वो यहाँ पे है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का, तो CaOCl2 याद रहेगा, क्या रहेगा, CaOCl2। तो यहाँ पर पहले अपन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता देते थोड़ा सा। ये यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका सूत्र क्या है, CaOCl2। इसका उपयोग कागज और कपड़ा
कपड़ों के विरंजन में कीटाणुनाशक के रूप में। हो गया इतना। अब हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, तो ये यहाँ पे देखो भैया कि केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये CaOCl2, ये 2 यहाँ नीचे है, CaOCl2 हो गया। और 2 यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो इन ब्लीचिंग ऑफ पेपर एंड क्लॉथ्स एज, यहाँ पर देख सकते हैं, कर पाओगे भैया। इसके बाद में अपन यहाँ पर देखेंगे तो साबुन और अपमार्जक में अंतर देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल से अंतर बनाए हैं, और 3 करके जाना, ज़्यादा नहीं, मत रट्टा तो मत मार के जाना है। 3 ये डिफरेंस बिटवीन, अब ये बेटा ये यहाँ से ट्रांसलेट कर लेना, आपके हिसाब से हो जाए तो नहीं होए तो ये बीच की लाइन के हिसाब से अपने से नहीं हो पाया ये, तो ये ऐसा कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना CH4 और CH2 CO2, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो कैसे करेंगे, देखो CH4 है, ध्यान देना है, तो ये अपन ने लिखा यहाँ पर CH4 है, तो C यहाँ पे लिख देंगे, और कितने हैं इसमें, तो 4 है, 4 है, तो ये 1, ये 2, और ये 3, और ये 4, ध्यान देना बाबू हैं। अब मेरे बाबू सुनो, यहाँ पे देखो बेटा, जो हाइड्रोजन है नहीं, उसके पास में कितने कितने हैं, केवल 1 1 है, ये 1, ये 1 1 1, और पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते, मैंने शुरू में बताया वीडियो में कि 2 इलेक्ट्रॉन आते। कितने इलेक्ट्रॉन आते, 2। अब जब 2 आएंगे तो इसको तृप्त आत्मा 2 में हो जाएगी। इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो भैया इसके बाह्यतम कोष में 1 है, तो हाइड्रोजन जो है ना H वाला 2 में आत्मा तृप्त हो जाती है, बाकी सारे के सारे तत्व 8 में तृप्त आत्मा करेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए 1 की जरूरत, तो जो कार्बन होता है ना, कार्बन, इस कार्बन के पास में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो ये पहला हो गया यहाँ पे, ये इसका दूसरा हो गया यहाँ पे, ये मैंने तीसरा रख दिया यहाँ पे, और ये चौथा रख दिया। अब बताओ, कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो 6 परमाणु क्रमांक के, इसका कितना होता है, इसका 6 होता है। अब जब 6 तो है, लेकिन पहले में तो 2 चला गया, बचे कितने, 4, तो जो बचे हुए वही रहेंगे, रहेगी यहाँ, ध्यान इतनी नहीं रहेगी। तो भैयू जो हाइड्रोजन है H वाला पोर्शन, तो हाइड्रोजन तो कितने में आत्मा तृप्त कर रहा है, देखो गौर से, कितने में आत्मा तृप्त कर रहा है बाबू, 2 में ही, तो 2 तो हो गए इसके। लो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, रम पम पम रम पम पम, हो गया। इसकी आत्मा कितने में हो गई है भैया, ये कंपाउंड कितने से बनाएगा, 2 से बना लेगा। यहाँ पर भी कितने से बना देगा, ये लो सा, यहाँ पर भी ये कितने से बना देगा, ये। समझ में आ रहा तो हाँ करो पक्का। अब बात करेंगे अपन इसकी, कार्बन की C की, तो ये C वाला जो पोर्शन है वो कितने में धाप रहा है, बिल्कुल साहब, हाँ 8 में, तो 2 तो ये यहाँ रखा, देखो हो गया, 2 ने 2 ये 4 हो गया, 4 के बाद में 2 6 हो गया, ये 2 8 हो गया नहीं हुआ, जल्दी बताओ फटाफट भैया, जल्दी बताओ। तो ये जो है ये पोर्शन लेगा 2, ये 2, देखना ध्यान से, ये 2 ये 2 ये 2, आया गया समझ में नहीं है, ये तो समझाने के लिए बनाया मैंने, पर बाकी ऐसा साफ सुथरा चित्र आपको बनाना है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा, कर पाओगे भैया। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में है आपके 6, ऑक्सीजन में, तो यहाँ पर इसका कर देना इस तरीके से आप बेटा, तो पूरा तरीके से कर पाएंगे हमारे बच्चे ना, बहुत ही समझदार है। ये कर लेना CO2 का। अब रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में, देखो धातु और अधातु में अंतर तो आपको करना ही करना, एक तो इनके भौतिक गुणों पर। अब यदि आप इसके धातु के भौतिक गुण की विशेषता पूछे तो भी यही लिख देना, भौतिक गुणों के आधार पर अंतर जो है वो। रासायनिक गुण, धातु के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, धातु अधातु मतलब अधातु के भौतिक गुण और अधातु के रासायनिक गुण, ध्यान रखना प्रश्नों को रहेंगे वही बेसिक। और धातु अधातु में अंतर, भौतिक गुणों का आधार पर अंतर, रासायनिक गुणों का आधार पर अंतर, और एक नॉर्मल अंतर पूछता, तो वो तीनों एक ही चीज है। तो भैया आराम से ये चीज 6-7 प्रश्न बताए मैंने, उसमें से एक प्रश्न आपका आ ही रहा है। मतलब धातु और अधातु का जो कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो इसके लिए क्या करना है,
चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के बाद में आपको ये धातु धातु में अंतर, भौतिक गुणों के आधार पर भी अंतर मैंने समझाया है, रासायनिक गुणों के आधार पर भी अंतर, पहले से साइंस जो है ना पूरे अच्छे से पढ़ाई बेटा। तो ये क्वेश्चन बोलना और क्वेश्चन करके भाई एनसीईआरटी कोचिंग अपने चैनल का नाम लिख देना। कर पाओगे? कर लोगे? आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते क्यों? क्योंकि इनमें मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण होता है जिनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सोडियम को केरोसिन में डुबो के क्यों रखा जाता है? भैया इतनी ज़्यादा क्रियाशील है कि बाहर निकाल देनी तो खाए अंगारा मूत ले, यानी कि इतनी अभी क्रियाशील है कि ऑक्सीजन के साथ अति शीघ्र से क्रिया कर लेती है, इसलिए इसको केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। तो ये भैया यहाँ पर ये हो गया आपका, ये ऊपर वाला आयनिक यौगिक वाला है, ये हो गया। और इसके बाद में ये यहाँ से निम्नलिखित हार्मोन से प्रत्येक का एक एक कार्य लिखिए। थायरोक्सिन, इंसुलिन, ट्रेनिनल, ट्रेडिनेलिन और वृद्धि हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सबका कार्य ये नीचे लिखे गए हैं। कर लोगे? कर लोगे? ये मानव मस्तिष्क का चित्र, ब्रेन का, कर पाओगे? यहाँ पर देखो ये क्षण चुंबक की रेखाओं का चित्र आ जाएगा। ये यहाँ से राइट हैंड ऑफ थंब रूल, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिणहस्त अंगुष्ठ नियम। दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम। अब यहाँ पर देखना है संयोजन और वियोजन। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ले लिया, स्क्रीनशॉट नहीं लिया ढंग से, ले लो भैया। अब है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाना है पहले तो संयोजन में कुछ नहीं है, देखो ध्यान से। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक या अभिकारक एकल उत्पाद बनाते हैं। देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या करते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिल जाते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे अपन कहते हैं संयोजन। संयोजन मतलब जुड़ेगा, वियोजन मतलब टूटेगा। तो संयोजन में क्या होता है? कोयले का दहन, मैग्नीशियम रिबन का दहन, ठीक है, वायु का, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन हो गया। C+O2 CO2, Mg+O2 MgO, ये अब कर सकते हैं। और देखो भैया इसमें अभिकारक भी लिख सकते हैं, ये नोट करके, ये नहीं लिखना आपने को एग्जाम में, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, बस इतना सा करके आना आपको करना। तो उदाहरण में ये भी लिख सकते हैं केवल, चाहे तो इतना सा उदाहरण भी लिख कर सकते हैं, चाहे तो ये दोनों उदाहरण भी लिख सकते हैं, जो हमें वो सा कर देना, उससे क्या दिक्कत है अपने को, है। संयोजन का बाद में जाएगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन में कुछ नहीं है, वे अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकारक टूट जाएगा और दो या दो से अधिक चीजें बनाएगा। तो दो या दो से अधिक चीज जो है वो है उत्पाद। तो ये हो गया, कर लोगे? हो गया ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। ये दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम बता। ये नीचे वाला पहले बता दिया अपन ने ना, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये हो गया हमारा। तेल और वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है? गया है, ये हो जाएगा वायु और अवायवीय श्वसन में अंतर। इसी तरीके से ये हमारे यहाँ पर ये वायु और अवायवीय श्वसन में अंतर आ जाएगा। यहाँ पे छोटा कर दूँ क्या? ये हो गया छोटा, कर लोगे बाबू सोना। और ये मानव हृदय का चित्र है, हार्ट का स्ट्रक्चर। हो गया। ये परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अवतल दर्पण के कोई 3 यूजेस बताने हैं आपको। हो गया।
रहेंगे, ध्यान रहेगा। चलिए तो इस तरीके से बेटा ये मैंने आपको हो गया ये क्वेश्चन पेपर। तो ये रहा आपका सामने, पूरी चीज़ें वही तो बताई। फिर भी नज़र फेंक लो एक बार क्वेश्चन पेपर पे, लगता है तो ये देख लो, ये 6 7 8 9 10